हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शाहिद और आज इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बताने वाला हूं, व्हिच इज आल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट ने आरबीआई का सेटअप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किया हुआ है। उनमें से एक ऑब्जेक्टिव मनी सप्लाई को कंट्रोल करना भी होता है इकोनॉमी में, क्योंकि आरबीआई सारे कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। सो आरबीआई कमर्शियल बैंकों की हेल्प से इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करते हैं। किसी भी इकोनॉमी में दो ही फेजेस होते हैं, या तो इकोनॉमी इन्फ्लेशन की सिचुएशन में होती है या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन में। इन्फ्लेशन को हम महंगाई के नाम से भी जानते हैं और ये तब क्रिएट होता है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने का मतलब है लोग गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं और सप्लाई उस टाइम पे कम होता है, तो ऐसे सिचुएशन में प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और प्राइसेस इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी डिफ्लेशन की सिचुएशन में है तो डिफ्लेशन तब क्रिएट होता है जब एग्रीगेट डिमांड कम होता है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत कम हो जाती है और इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा हो जाता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम से कम करने की कोशिश करता है, मतलब लोगों के पास पैसा कम जाए सो दैट वो धीरे धीरे डिमांड कम करने लगे। दूसरी तरफ इकोनॉमी में डिफ्लेशन का सिचुएशन तब क्रिएट होता है जब एग्रीगेट डिमांड कम होता है कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब इकोनॉमी में डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज का कम होता है और सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुआ हमारी कंट्री में, उस टाइम पर डिफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट हो गया था, यानी लोगों के पास पैसे थे नहीं और इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बहुत कम हो गया था। तो आपने न्यूज में भी देखा होगा, गवर्नमेंट जो भी पैकेज लेकर आई उसमें उसका पूरा फोकस था लोगों को लोन इजीली मिले सो दैट वो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाएं और उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो। सो हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई ये कोशिश करता है कि इकोनॉमी में पैसा किसी तरीके से कम जाए सो दैट एग्रीगेट डिमांड को कम से कम किया जा सके, और वहीं डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकोनॉमी में जाए और डिमांड को बढ़ाया जा सके। अब हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करता है मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। आरबीआई के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के टेक्निक्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव मेजर्स और सेकंड वन क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स उन मेजर्स को कहा जाता है जिनमें चेंजेस होने से पूरी इकोनॉमी अफेक्ट हो जाती है एज अ होल। दूसरी तरफ क्वालिटेटिव मेजर्स उन मेजर्स को कहा जाता है जिनमें चेंजेस होने से इकोनॉमी का एक पर्टिकुलर सेक्टर ही अफेक्टेड होता है। दोनों मेजर्स के बारे में वन बाय वन बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बात करते हैं पहले मेजर की, दैट इज बैंक रेट। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक आरबीआई एडवांसेस लोन टू द कमर्शियल बैंक। जैसे हम और आप बैंकों में चले जाते हैं लोन लेने के लिए, वैसे जो बैंक्स होते हैं हमारे आसपास दैट आर कमर्शियल बैंक्स, वो लोन लेने के लिए आरबीआई के पास चले जाते हैं। सो जब भी आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है जिस रेट पे, उस रेट को बैंक रेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम और आप बैंक में जाते हैं लोन के लिए और वहां पर बैंक हमें ऑफर करता है 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, वैसे ही जब वो बैंक आरबीआई के पास जाता है तो आरबीआई उसको 10% पे ऑफर करता है लोन। सो वो जो 10% है वो बैंक रेट है और वो जो 13% हमें बैंक ऑफर कर रहा है कमर्शियल बैंक, वो इंटरेस्ट रेट है। बैंक रेट चेंज होने से इंटरेस्ट रेट पर भी फर्क। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई अगर 10% पे लोन ऑफर करेगा कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक हम जनरल पब्लिक को 12% पे लोन ऑफर करेंगे। अगर आरबीआई 12% पर लोन ऑफर प्रोवाइड करेगा उनको कमर्शियल बैंकों को, तो कमर्शियल बैंक हमें 14% पर लोन ऑफर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब बैंक रेट इंक्रीज होता है तो उससे इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट में कैसे चेंजेस किए जाते हैं। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जब इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा होता है, और डिमांड इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा है, तो यहाँ पर आरबीआई कोशिश करता है कम से कम मनी सप्लाई इकोनॉमी में हो सो दैट लोगों के पास पैसे कम जाए। सो लोगों के पास पैसा कम करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। बैंक रेट इंक्रीज करने का मतलब है जब भी कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है लोन लेने लॉन्ग टर्म के लिए, तो आरबीआई पहले से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको प्रोवाइड करता है लोन। बैंक रेट इंक्रीज करने से कमर्शियल बैंकों को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, सो वो जनरल पब्लिक को लोन भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं।
रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से लोन का जो क्रेडिट का डिमांड इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होता है तो आरबीआई कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाए, और इसके लिए आरबीआई बैंक रेट कम कर देता है। यानी जब कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लोन के लिए जाता है तो उसको पहले से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। अब क्योंकि कमर्शियल बैंकों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है तो वो जनरल पब्लिक को देने वाला लोन भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करते हैं, और इससे इकोनॉमी में क्रेडिट का डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज। यानी लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेना शुरू कर देते हैं और उनके पास इनकम इंक्रीज होती है और डिमांड उससे इंक्रीज हो जाती है। सेकंड मेजर की बात करते हैं, दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट की मीनिंग की अगर हम बात करें तो उसका मीनिंग भी बैंक रेट की तरह सेम होता है एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। यानी कोई भी कमर्शियल बैंक जब आरबीआई के पास लोन लेने जाता है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है तो आरबीआई उसको बैंक रेट पे लोन प्रोवाइड करता है, और जब कोई भी बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने जाता है तो आरबीआई उसको रेपो रेट पे लोन प्रोवाइड करता है। अब इफेक्ट भी इसका सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई की कोशिश होती है कि मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाए, और इसके लिए वो क्या करता है, रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। यानी कोई भी बैंक जब उसके पास शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने आता है तो पहले से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको लोन प्रोवाइड करता है, और ऐसा होने से जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देते हैं। यानी पब्लिक को देने वाला जो लोन है वो भी महंगा हो जाता है, और इसकी वजह से जो क्रेडिट की डिमांड है इकोनॉमी में वो कम हो जाती है, यानी लोगों के पास पैसा कम जाता है। दूसरी तरफ डिफ्लेशन की सिचुएशन में जहां पर आरबीआई की ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा मनी को सप्लाई किया जाए इकोनॉमी में, तो ऐसा करने के लिए रेपो रेट को वो डिक्रीज कर देता है। जब भी कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने आता है डिफ्लेशन की सिचुएशन में, तो उसको पहले से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है आरबीआई, और ऐसा होने से जो कमर्शियल बैंक है वो भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हैं, जो लोन वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से, इंटरेस्ट रेट कम होने से जो क्रेडिट की डिमांड इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो जाती है। Now let's talk about the third measure, reverse repo rate. डेफिनेशन की बात करते हैं पहले। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिटेड देयर एक्सेस मनी विद द आरबीआई। जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपना जो एक्सेस फंड होता है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, और बदले में जो आरबीआई उस मनी पे जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड करता है, पे करता है, वो है रिवर्स रेपो रेट। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कैसे रिवर्स रेपो रेट का यूज किया जाता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करने के लिए। सो इन्फ्लेशन की सिचुएशन हमें पता है तभी क्रिएट होती है जब इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और वो यहाँ पर आरबीआई की कोशिश होती है कि मनी सप्लाई को कम से कम किया जाए। सो इसके लिए रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने से वो कमर्शियल बैंकों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा एक्सेस फंड उसके पास डिपॉजिट करवाएं। सो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होने से जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपना डिपॉजिट अमाउंट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं आरबीआई के पास। इससे उनके पास जो पैसा होता है, क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी होती है उनकी, लोन देने की जो कैपेसिटी होती है उनकी, वो कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब डिफ्लेशन का सिचुएशन होता है इकोनॉमी में, तब आरबीआई कोशिश करता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, और इसके लिए वो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। रिवर्स रेपो रेट को कम करने से जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो डीमोटिवेट होते हैं और अपना एक्सेस फंड ज्यादा डिपॉजिट नहीं करते आरबीआई। यानी कमर्शियल बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचा होता है और वो उस पैसे का यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को। हम कह सकते हैं कि उनके क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे इकोनॉमी में पैसा ज्यादा जाता है। फोर्थ टेक्निक की बात करते हैं, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम CRR भी बोलते हैं। डेफिनेशन की पहले बात करते हैं। एवरी कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट विद द आरबीआई कंपल्सरली। यानी जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने टोटल डिपॉजिट का, जितना भी पैसा उनके पास डिपॉजिट होता है, उसका एक मिनिमम परसेंटेज उनको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है, दैट इज कंपल्सरी। अब CRR का यूज कैसे करता है आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई CRR के रेट को बढ़ा देता है। अब इससे होता यह है कमर्शियल बैंकों को अपने डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट का ज्यादा परसेंटेज डिपॉजिट करना पड़ता है आरबीआई के पास, और इससे कमर्शियल बैंकों का जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। उनके पास जो अवेलेबल फंड होता है जो वो लोन देने के लिए यूज कर सकते हैं वो उनके पास कम हो जाता है। दूसरी तरफ डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई CRR के रेट को कम कर देता है।
अब इससे कम अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास, और उनके पास कमर्शियल बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचा होता है जिसका यूज वो लोगों को क्रेडिट देने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंकों का जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाते हैं। इसको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं मैं आपको। लेट्स से एन एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, जिसके पास 1 लाख रुपए डिपॉजिट है टोटल। एचडीएफसी एक कमर्शियल बैंक है, हम सबको पता है, और इस टाइम पर प्रेजेंट की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो सीआरआर का जो रेट है 5% है। यानी एचडीएफसी बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का, दैट इज 1 लाख, 5% आरबीआई के पास डिपॉजिट करना है कंपल्सरली। ऐसे केसेस में 5000 वहां डिपॉजिट हो जाएगा, 95,000 एचडीएफसी बैंक के पास बचेगा, जो उसका यूज लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए कर सकता है। अब अगर आरबीआई ने इन्फ्लेशन की सिचुएशन में इस रेट को इंक्रीज करके 6% कर दिया, इट मींस अब एचडीएफसी बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का 6% जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास, दैट इज 6000। तो अब एचडीएफसी बैंक के पास ओनली 94,000 बचते हैं जिनका यूज करके वो लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता है। जब सीआरआर 5% था तो एचडीएफसी 95,000 तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकता था, यानी लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन अब सीआरआर में इंक्रीज होने से एचडीएफसी बैंक के पास केवल 94,000 बचते हैं। इट मींस उसका जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है, यानी वो लोगों को कम लोन प्रोवाइड कर पाएगा। आई होप आपको इसकी एग्जांपल से सीआरआर का जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। क्वांटिटेटिव टेक्निक की बात करते हैं, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम एसएलआर भी बोलते हैं। पहले मीनिंग की बात करते हैं इसकी। So every commercial bank is required to keep a minimum percentage of their total deposit with themselves as reserve. CRR और SLR में जो डिफरेंस होता है बस वही होता है कि हर बैंक को CRR में अपने टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है, बट SLR में टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज उसको अपने पास ही रखना होता है कमर्शियल बैंक को, जिसको एज रिजर्व वो अपने पास रखता है, सो दैट इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड फ्रॉम द कस्टमर, कई बार बैंकों के सामने कैश क्रंच की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बहुत सारे कस्टमर उसके पास अपना कैश विड्रॉ करने आ जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इस एसएलआर के अमाउंट का यूज किया जाता है। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई कैसे एसएलआर का यूज करता है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई एसएलआर के रेट को बढ़ा देता है, यानी अब हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का ज्यादा परसेंटेज अपने पास एज रिजर्व रखना पड़ता है, और ऐसा करने से कमर्शियल बैंकों की जो क्रेडिट करने की कैपेसिटी होती है, क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई एसएलआर के रेट को डिक्रीज कर देता है, और ऐसा करने से जो कमर्शियल बैंक है उनका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, सेम एग्जांपल जो मैंने आपको सीआरआर वाले में समझाया। अब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का दैट इज 3% एज रिजर्व अलग रखेगा, और वो 97,000 तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, यानी लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता है। और अगर इस रेट को बढ़ा के 4% कर दिया जाता है तो इट मींस अब रिजर्व उसको क्रिएट करना पड़ेगा 4,000 का, 1 लाख का टोटल डिपॉजिट का 4%, यानी अब उसके पास केवल 96,000 बचे हैं जिनको वो लोन देने के लिए यूज कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब भी आरबीआई एसएलआर के रेट में इंक्रीज करता है तो उससे कमर्शियल बैंकों के क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम हो जाती है, और डिफ्लेशन के केस में इसका ऑपोजिट हो जाता है। हम सबको पता है आरबीआई गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी कुछ काम करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जब आरबीआई गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल और परचेज करता है, उस प्रोसेस को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। अब परचेज और सेल का क्या इफेक्ट पड़ता है मनी सप्लाई पे, उसकी बात करते हैं। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करता है, इकोनॉमी में बैंकों को सेल करता है, लोगों को सेल करता है। सिक्योरिटीज को सेल करने से लोगों के पास सिक्योरिटी चला जाता है और आरबीआई के पास लोगों का पैसा आ जाता है, और इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं और वो डिमांड धीरे धीरे कम होने लगता है। और वहीं डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई सिक्योरिटीज को खरीदना शुरू कर देता है जो उसने सेल की थी इन्फ्लेशन के टाइम पे। सिक्योरिटीज को खरीद कर वो लोगों को और बैंकों को उनका पैसा वापस कर देता है। इकोनॉमी में इससे परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, लोग ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे आरबीआई के क्वांटिटेटिव मेजर्स के टेक्निक्स की जिनको यूज वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटेटिव मेजर्स।
क्वालिटेटिव मेजर्स उन मेजर्स को कहा जाता है जिनमें चेंजेस होने से इकोनॉमी का एक पर्टिकुलर सेक्टर अफेक्टेड होता है, यानी पर्टिकुलर सेक्टर का मनी सप्लाई अफेक्टेड होता है। क्या क्या टेक्निक्स को यूज करता है अंडर आरबीआई क्वालिटेटिव मेजर्स के अंडर में? सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। डेफिनेशन की बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ लोन अमाउंट एंड सिक्योरिटी। जब भी हम और आप बैंकों में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे सिक्योरिटी के रूप में कुछ डिपॉजिट करने के लिए बोलता है, चाहे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हों या फिर ज्वेलरीज हों। और आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको लोन 10 लाख का चाहिए तो हमेशा सिक्योरिटी का अमाउंट उससे ज्यादा बैंक डिमांड करता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के अमाउंट और लोन के अमाउंट का जो डिफरेंस होता है उसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए और बैंक आपसे 15 लाख की सिक्योरिटी की डिमांड करता है तो वो जो 5 लाख का डिफरेंस है, मार्जिन है, उसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। कैसे आरबीआई इस टेक्निक का यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है? इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के सिचुएशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी अभी तक जो डिफरेंस 5 लाख का था उसको बढ़ा के 7 लाख या 10 लाख का कर दिया जाता है। अब ऐसा होने से जो क्रेडिट की डिमांड है इकोनॉमी में कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक 10 लाख का लोन उन लोगों को मिल पाता था जिनके पास 15 लाख की सिक्योरिटीज होती थी, लेकिन अब सिक्योरिटी के अमाउंट को इंक्रीज करके 18 लाख कर दिया गया है, यानी अब मार्जिन का जो अमाउंट है वो 8 लाख हो गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब ना तो 15 लाख वाले को लोन मिलेगा जिसके पास 15 लाख की सिक्योरिटी है, ना ही 16 लाख वाले को, ना ही 17 लाख वाले को, केवल 18 लाख वाले पर्सन को जिसके पास सिक्योरिटी होगी उसको लोन मिलेगा। तो यहाँ पर जो लोगों की संख्या है लोन लेने वालों की, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमी में क्रेडिट का जो डिमांड है, लोन का जो डिमांड है वो कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, यानी अभी तक जो डिफरेंस 5 लाख का था, यानी 10 लाख के लोन के लिए आपको 15 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती थी, अब केवल 12 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है। तो इससे लोन लेने वालों की जो संख्या है वो इंक्रीज हो जाती है और इकोनॉमी में क्रेडिट का डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड टेक्निक जो आरबीआई यूज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अंडर क्वालिटेटिव मेजर्स, दैट इज क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग में आरबीआई किसी भी प्रकार के लोन का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो फिक्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई को ये लगता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट होने का रीजन पर्सनल लोन है तो आरबीआई यहाँ पर पर्सनल लोन की एक मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन के सिचुएशन में आरबीआई लिमिट फिक्स कर सकता है कि किसी को भी पर्सनल लोन 5 लाख से ज्यादा का नहीं मिलेगा। और वहीं पर डिफ्लेशन की सिचुएशन में डिमांड इंक्रीज करने के लिए आरबीआई ये डिसाइड कर सकता है कि अब पर्सनल लोन के लिए कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं है, आपको जितना पर्सनल लोन चाहिए उतने का आपको लोन मिल जाए। लास्ट क्वालिटेटिव मेजर, दैट इज मॉरल सुएशन। हम सबको पता है कि आरबीआई सभी बैंकों का बैंक होता है, सभी कमर्शियल बैंकों का बैंक होता है और आरबीआई के डायरेक्शन और रेगुलेशन पर ही सारे बैंक काम करते हैं। तो कभी कभी आरबीआई अपनी पावर्स का भी यूज करता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। वो कमर्शियल बैंकों को नोटिफाई कर सकता है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का सिचुएशन है और सभी बैंक लोन देने का प्रोसीजर है उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाए, कम से कम लोन दे। और वहीं दूसरी तरफ डिफ्लेशन के सिचुएशन में भी वो डायरेक्शन दे सकता है सभी बैंकों को, सभी कमर्शियल बैंकों को कि वो लोन देने का जो प्रोसेस है उसको इजी करे और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में लोगों को लोन दें। आई होप आपको आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की ये वीडियो अच्छी लगी हो। स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में।